Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus YouTube channel. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इशू पे बात करेंगे, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अगर नाज़रीन हम देखें तो पिछले 2022 के अंदर हमने एक्सट्रीम कैलेमिटीज़ देखी, फ्रॉम फ्लड्स इन पाकिस्तान एंड चाइना to droughts in Europe, to bushfires in Australia and United States, and from cyclones in Asia to the Americas, the North and the South Americas. We have seen a lot of climatic calamities in Pakistan, in the world. नाज़रीन, ये natural calamities जो हैं, they are the product of global warming. So what we are going to see is what is global warming, what causes it, and what are the implications that world is facing, the social, the political, economic, security, demographic, what are different implications of this global warming, and most importantly, why the world is failing to take steps in reversing the global warming. आज की इस एपिसोड में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग इट सिंपली रेफर्स टू अ फिनोमेना जिसमें हमने देखा कि पिछले कई सौ सालों में, सिंस द बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हमने अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसकी एवरेज इंक्रीज को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नाज़रीन, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट प्री इंडस्ट्रियल एज जो थी उसके अंदर जो एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था इट वाज 15 डिग्री सेल्सियस, बट ग्रेजुअली it has increased over the period of time, and now we are witnessing a significant rise in the global atmospheric temperature. But the question would be, why this world, our atmosphere is getting warmer? क्यों हो रहा है? कौन से फैक्टर्स हैं? तो नाज़रीन, ब्रॉडली तो एक almost near consensus है among scientists that this increased global warming is caused by the man-made activities. The birth of industrial age, the emission of जो climate hazard gases हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इस तरह की जो गैसेस हम एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे हैं, दे आर काजिंग व्हाट वी कॉल इन साइंस एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती जा रही है। बट देयर आर सम नेचुरल काजेज एज वेल, जैसे वोल्केनिक एरप्शंस हैं, जैसे लाइफ स्टॉक है, बट मोस्ट of the scientists believe that it is artificial, and this rise is primarily because of the man-made activities. But there is other school of thought जिसको usually conspiracy theories कहा जाता है, which says that this global warming is a natural process in the cycle of our planet and nothing is to be worried about. But हम इस climate skeptic view को डिस्कार्ड करेंगे और हम जो नियर कंसेंसस है अमंग साइंटिस्ट दैट द ग्लोबल वार्मिंग इज़ काज्ड बाय द मैन मेड एक्टिविटीज़, हम उसकी बात करेंगे। तो नाज़रीन, इंडस्ट्रियल एज के बाद से हमने देखा कि डिफरेंट फार्म्स में, कोल बर्निंग की फार्म में, ऑयल बर्निंग की फार्म में, इसी तरीके से और बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनकी बर्निंग की सूरत में हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ता हुआ देखते हैं। बट एक नाज़रीन दूसरी साइड भी है, और वो है कि इंक्रीज्ड एमिशन ऑफ कार्बन गैसेस के साथ साथ हम डिफॉरेस्टेशन भी देखते हैं दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। अब नाज़रीन मेन पॉइंट पे आते हैं, दिस ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर वर्ल्ड, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग पीपल्स डे टू डे लाइव्स। तो नाज़रीन, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ऑब्वियसली इट इज़ अ नोन फैक्ट नाउ, एंड देयर हैव बीन स्टडीज़ फॉर डेकेड्स नाउ दैट प्रूव दैट global warming is changing the way we live our life on this planet. And it not only changes the way of life, it also threatens the way of life that we have. In fact, it now threatens the life itself on this planet. वो कैसे नाजरीन? तो हम ब्रॉडली डिफरेंट इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ग्लेशियर मेल्टिंग की सूरत में आता है। ऑब्वियसली नाजरीन, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वार्मर होगा तो उसका इम्पैक्ट ग्लेशियर्स पे आएगा, जो स्पेशली पोलर ग्लेशियर्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और पोलर ग्लेशियर्स मेल्टिंग डायरेक्टली रिजल्ट्स इन दी राइज इन सी लेवल्स। राइज इन सी लेवल की एक दूसरी वजह ग्लेशियर मेल्टिंग के साथ साथ बिकॉज एटमॉस्फेयर वार्म होगा तो सी सर्फेसेज वार्म होती हैं एंड वार्मर थिंग्स एक्सपेंड, एंड एज अ रिजल्ट सी लेवल हमें राइज होता हुआ नज़र आता है।
Rise in sea levels itself, it might have some ecological or environmental impacts, but from a general perspective, अगर हम बात करें तो rise in sea level threatens states' coastal areas. Different scientific studies suggest that 2/3 of the world's coastal cities, they are less than 10 meters from the sea level, and therefore they are vulnerable to the rise in sea level, and around 1 billion people live over there. So states will not only likely to lose their land to the rising sea levels, बट उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पॉपुलेशन माइग्रेशन के ऊपर आ सकता है, इसको हम क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन कहते हैं. इट वुड आल्सो हैव टू फोर्स स्टेट्स टू रीलोकेट देयर इंडस्ट्रीज, कोस्टल इंडस्ट्रीज, जो कि अगेन एक इकोनॉमिक कास्ट क्रिएट करता है. और नाज़रीन, राइज इन सी लेवल से सी बाउंड्रीज आर गेटिंग murkier, sea boundaries are getting vague, and it is likely to cause sea boundary disputes, especially between states that share the sea boundaries and that have contestations on the different islands, जैसे साउथ चाइना सी है. अब नाजरीन, इसी तरीके से अगर हम देखें एक और इम्पैक्ट देखें तो राइज इन सी लेवल की वजह से सम स्टेट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड. Nazreen, in political science and industrial relations, we believe we have this basic idea that states must have the territories. But we know that states like Maldives and there are other Pacific island states that are ultimately going to lose all of their land to the rise in sea level. And the question will arise whether we still can call them states even though they lost all the territory. They had a territory, but they no longer have a territory because of rise in sea level. So should we call them a state or not? This is a question of defining state as well in the upcoming decades and centuries. So states will lose territories, and that's a major setback for them as well. तो राइज इन सी लेवल के अलावा नाज़रीन, अगर हम एक और दूसरा इम्पैक्ट देखें तो हम देखते हैं कि माउंटेन ग्लेशियर्स आर आल्सो मेल्टिंग एट अ फास्टर पेस. और माउंटेन ग्लेशियर जो मेल्टिंग होती है उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में तो फ्लड्स होंगे, बट अल्टीमेटली व्हेन द रिजर्व्स ऑफ दोज ice sheets will be washed away from the mountain glaciers, they will ultimately create the longer durations of dry spell in the rivers. Because each winter में snowfall है, it would be washed away in the early period of the summers, and the remaining part will get drier. And obviously, नाज़रीन, चाहे floods हों short term में या long term में droughts हों, ultimately the impact would be, the most important impact would be on the food security of the world. Population is growing, food needs are growing, but because of floods and droughts, people will less likely to be interested in loss-making agriculture. As a result, we will likely to see destruction of the crops and lesser productivity of the crops because of the lesser engagement in the agriculture field. As a result, the food insecurity is likely to intensify over the period of time. और इसका इसी हद तक हम नाज़रीन जो सिम्टम्स हैं वो अफ्रीका में देख भी रहे हैं. इस साल सोमालिया के अंदर भी ड्राउट्स क्रिएट हुए दैट काज सिग्निफिकेंट फूड इनसिक्योरिटीज़. पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स की वजह से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स हुई, दिस इज़ सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी इशूज़ एंड स्पेशली इन्फ्लेशन एज वेल. इसी के साथ नाज़रीन, अगर फ्रीक्वेंट फ्लड्स और फ्रीक्वेंट droughts होंगे तो that also would force people to abandon agriculture, which means to people have to migrate to other areas for other jobs, जिसको again हम कह सकते हैं climate induced migration is taking place. It has already been taking place in many parts of Asia and sub-Saharan Africa. Additionally नाज़रीन, अगर हम बात करें तो global warming is also affecting बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जब फ्लड्स और ड्राउट्स क्रिएट होते हैं, स्पेशली उन रीजन में जहाँ पे रिवर्स हैव इंटर स्टेट फ्लोज, जहाँ ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोज हैं, जैसे साउथ एशिया है, जैसे अफ्रीका है. तो वहाँ पे हम इन स्टेट्स के दरमियान में एक इंक्रीज्ड हॉस्टिलिटी, इंक्रीज्ड राइवलरी और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी हम बात देख सकते हैं. और ना सिर्फ इंटर स्टेट बल्कि इंटर स्टेट राइवलरीज जो हैं, जैसे पाकिस्तान के इंटरनल राइवलरीज हैं, इंडिया के अंदर इंटरनल राइवलरीज हैं, दे आर लाइकली टू सिग्निफिकेंटली ग्रो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर. अब नाज़रीन, लास्ट और इनफैक्ट रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है जिसके इम्पैक्ट हमें ज़्यादा नज़र आते हैं वो है वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. Weathers are getting intense, summers are getting hotter, winters are getting colder. और हमने इसकी देखा भी रिसेंटली लास्ट ईयर के बिल्कुल एंड पे जाके, दिसंबर एंड पे जाके हमने क्रिसमस के ईव के ऊपर, न्यू ईयर के ईव के ऊपर हमने सिग्निफिकेंट स्नो स्टॉर्म्स देखे वेस्ट के अंदर, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के अंदर, विच आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड विंटर स्टॉर्म्स.
इसी तरीके से नाजरीन हम साइक्लॉन्स देखते हैं, हम डिफरेंट तरह के हरिकेन्स देखते हैं जो कि अमेरिकाज़ में और एशियाज़ में आ रहे हैं। इसी तरीके से हमने अनप्रेसिडेंटेड मानसून रेंज देखी पाकिस्तान के अंदर और चाइना के अंदर इस साल, सिग्निफिकेंटली ड्राई स्पेल देखा यूरोप के अंदर जाके। ये जो वेदर कंडीशन होते हैं, एरेंट बिहेवियर ऑफ रेन पैटर्न्स है, ड्राई स्पेल्स हैं, इसी तरीके से ड्राउट्स क्रिएट होते हैं, स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ये सारे के सारे अल्टीमेटली दे आर इफेक्टिंग नॉट ओनली आवर हेल्थ एंड नॉट ओनली कॉजेज इकोनॉमिक लॉस टू अस, बट इट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट्स द एग्रीकल्चर। और वो एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट होने का नतीजा अगेन फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन, उसके ऊपर हमें नज़र आ रहा होता जाकर। सो नाज़रीन, स्टेट्स के लिए प्रेडिक्ट करना अपनी इकोनॉमी को उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लाइफ ऑफ पीपल, दी स्टेट्स, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, दे आर गेटिंग मोर अनसर्टन एंड अनप्रेडिक्टेबल, एंड पार्शली द रीज़न इज़ द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब नाज़रीन, मेन पॉइंट जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई एफर्ट किए जा रहे हैं इन रिवर्सिंग द ग्लोबल वार्मिंग। हमने देखा कि तारीखी तौर पर डिफरेंट स्टेप्स लिए गए। हमने IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का बनना देखा 1980s के अंदर। उसी के अंडर हमने देखा कि वो जो साइंटिफिक पैनल की रिसर्च है उसकी बुनियाद पे हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम रियो एग्रीमेंट कहते हैं, या यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, 1992 में होता है। और इसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत हर साल स्टेट्स आर बाउंड टू मीट एंड वर्क इन अ कोलैबोरेटिव मैनर इन रिवर्सिंग द ग्लोबल वार्मिंग। और हम कॉप देखते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देखते हैं, कॉप्स देखते हैं। तो कॉप 1 1995 में हुई थी, और लास्ट कॉप जो हमने देखी कॉप 27, इट वाज हेल्ड इन इजिप्ट, शर्म शेख में हुई 2022 के दिसंबर में जाकर। अब नाज़रीन, ये जो मोस्ट रिसेंट कॉप है, इसके बारे में कहा जाता है दैट दिस इज़ अ सक्सेस, विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। कॉप 27 के अंदर हमने देखा कि इजिप्ट के अंदर एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, वो था लॉस एंड डैमेज फंड, where international community agreed, or especially developed states agreed, to provide economic relief to developing states who suffered because of climatic factors. चूँकि नाजरीन, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका बुनियादी इल्ज़ाम जो है वो मैन मेड एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुई उस पर दिया जाता है। और चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट में डेवलप हुई, सो देयरफॉर इट इज़ बिलीव दैट वेस्ट हैज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली कंपनसेट फॉर the losses incurred by the developing states, the weaker states, because of global warming, जैसे पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स हैं। So it is the West's responsibility, moral responsibility to compensate पाकिस्तान। तो इसी सिलसिले में हमने लॉस एंड डैमेज फंड देखा, जिसके अंदर हमने वेस्टर्न स्टेट को पहली दफ़ा ऑफिशियली डेवलपिंग स्टेट्स को कंपनसेट, एनवायरमेंटल कंपनसेशन जिसको एनवायरमेंटल जस्टिस कहते हैं, क्लाइमेट जस्टिस कहते हैं, उस हवाले से पहला स्टेप लेते हुए देखा, ऑल्दो दिस एक्नॉलेजमेंट वॉज प्रेजेंट इन पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। But does this reduce the global warming? Does it contribute towards reducing global warming? Many people are skeptic and they believe it will not. जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है नाजरीन, उसमें ये एग्रीमेंट किया गया 2015 के अंदर that states will make efforts to limit the rise in global temperatures to 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial temperatures. क्या वो टारगेट अचीव करने के लिए रिसेंटली सिंस 2015 कोई मेजर स्टेप्स लिए गए स्टेट की तरफ से? हम देखते हैं कॉप 27 में भी ऐसा कोई मेजर स्टेप हमें एग्री करता हुआ नज़र नहीं आता। तो द क्वेश्चन विल अराइज नाजरीन, वाई द वर्ल्ड इज़ फेलिंग टू टेक स्टेप्स इन रिवर्सिंग द ग्लोबल वार्मिंग? देयर आर सो मैनी फैक्टर्स नाजरीन, बट उनमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं जो जियो पॉलिटिक्स से लिंक करते हैं, और बुनियादी फैक्टर नाजरीन मेजर पावर्स की राइवलरी है। हम देखते हैं दैट 20th सेंचुरी के हाफ में हमने कोल्ड वॉर देखा। कोल्ड वॉर के अंदर ही ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना डिस्कवर हुआ, बट द मेजर पावर्स वर टू बिजी इन कंटेनिंग ईच अदर, इन राइवलरिंग ईच अदर, एंड दे डिड नॉट फोकस मच ऑन द क्लाइमेट साइंस। पोस्ट कोल्ड वॉर में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में 1990s में हमने देखा दैट वर्ल्ड्स फोकस स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट बिकेम अ मेजर डिबेट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स।
इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम ग्रीन थीरीज डेवलप होती हुई देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्लाइमेट के ऊपर बनती हुई नजर आते हैं। बट 21st सेंचुरी की जो बिगिनिंग है नाजरीन, जिसमें पहले तो वॉर ऑन टेररिज्म होती है, इराक वॉर होती है, अफगानिस्तान वॉर होती है, एंड देन हम फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड हम इंक्रीजिंगली न्यू कोल्ड वॉर देख रहे हैं बिटवीन द टू मेजर पावर्स, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, and they are too focused on rivaling each other. They are too focused on competition with each other, and the global attention is also divided. It is distracted by the Russia's Ukraine war. और जो जियो पॉलिटिक्स है नाजरीन, चाहे वो मिडल ईस्ट की हो, चाहे वो यूरोप की हो, चाहे वो नेटो की हो या इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स हो, ultimately it is dividing the attention of the major powers who are not only responsible for causing global warming, but who also have the financial, political, and economic and technological capabilities to reverse the global warming. उन ग्लोबल पावर्स की जो अटेंशन है नाजरीन, वो क्लाइमेट के ऊपर हमें उतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आती जितनी वो एक दूसरे के खिलाफ जियो पोलिटिकल कंपटिशन में एक्टिव दिखाई देते हैं। तो जियो पोलिटिकल डिवीजन्स, और हम देखते हैं स्पेशली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में क्लाइमेट टॉक्स आर सस्पेंडेड सिंस लास्ट ईयर अगस्त, जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का विजिट किया था, ताइवान क्राइसिस डेवलप हुआ, और उसके नतीजे में हमने चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में एक गैप देखा, एक डिसएंगेजमेंट देखी ऑन क्लाइमेट टॉक्स, विच इज़ द प्राइमरी रीज़न वाई COP27 फेल्ड लास्ट ईयर। अगली COP नाज़रीन COP28 UAE में होती है। Since then, a lot of developments have happened. China and US agreed to work on climate change, but no practical step is seen so far on climate talks between the two major powers. And let's see कि इस साल के end तक, अभी it is the beginning of the 2023, by the end of this year, क्या ये talks कोई ज़्यादा fruitful होती हैं? But considering the past behavior, it seems to be less likely. अब नाज़रीन दूसरी बड़ी वजह जो है वो नॉर्थ और साउथ का गैप है। नाज़रीन ग्लोबल डेवलप्ड स्टेट्स हैं और साउथ की ग्लोबल डेवलपिंग स्टेट्स हैं। डेवलप्ड स्टेट्स आर एक्यूज्ड ऑफ काजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड दे आर ब्लेम्ड फॉर नॉट सपोर्टिंग द डेवलपिंग स्टेट्स enough to have their shift towards clean energy so that जो ग्रीन हाउस गैसेस की emission है उसको कम किया जा सके। Developing states demand increasing financial and technological support from the developed world, which is not coming actually. इनफैक्ट इस पर तो ये भी डिबेट हो जाती है कि हु इज़ अ डेवलप्ड वर्ल्ड एंड हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। Developed world, the Western world, considers top economies like India, like China as part of the developed world, and they should also contribute towards supporting the developing states. But China, India, and other fast-growing developing economies, they still are reluctant to call themselves as developed based on their per capita income and all that stuff. उनका ये आर्गुमेंट है that it is the Western states, the Western developed region that have the ultimate moral and हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट द डेवलपिंग स्टेट्स। तो हम नाज़रीन जब भी क्लाइमेट टॉक्स होती हैं तो नॉर्थ और साउथ गैप देखते हैं जिसको ब्रिज होने के लिए अभी शायद उतना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। एक और नाज़रीन बड़ी वजह वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के अंदर जो पॉपुलिस्ट रिजीम्स हैं, जो नेशनलिस्ट रिजीम्स हैं, उसका जो ग्रोथ हुई पिछले कोई एक दो दहाइयों में, वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट रिजीम्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, लाइक ट्रम्प्स रिजीम, लाइक इटलीज रिजीम, लाइक इन ईस्टर्न यूरोप हमने देखा, पोलैंड के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर। यहाँ पे हमने जो इस तरीके से ब्रेक्सिट के अंदर हमने देखा, जितनी ज़्यादा नेशनलिस्ट रिजीम्स डेवलप हो रहे हैं वेस्ट के अंदर जाके, उतनी ज़्यादा वो नेशनलिस्ट रिजीम्स दे आर रिलक्टेंट टू मेक ग्लोबल एफर्ट्स और प्रोवाइड ग्लोबल सपोर्ट in reversing the global warming. Their policies are too narrow, too selfish for their own states. जैसे ट्रम्प ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विड्रॉ कर लिया and he refused to provide financial and technological support to the developing states to reverse global warming. तो हमें ये जो इंडिविजुअलिस्टिक नेशनलिस्ट टेंडेंसीज वेस्ट के अंदर नजर आती हैं, दे आर आल्सो अ मेजर चैलेंज। ऑल्दो राइज ऑफ राइट विंग इज स्लोइंग डाउन, बट स्टिल इट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट फैक्टर as a challenge in reversing the global warming. एक और नाजरीन जो बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए है, दैट इज़ अ लैक ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन द ग्लोबल कम्युनिटी। हमने देखा कि हमें एक प्लेटफॉर्म नज़र आता है जिसको हम कॉप का प्लेटफॉर्म कहते हैं, बट देयर इज़ नीड ऑफ मोर फ्रीक्वेंट, more important institutions, frameworks, mechanisms through which states should engage more with each other.
वन टाइम ऑफ एन ईयर जो मीटिंग्स होती हैं, दे आर अ गुड स्टेप बट दे आर नॉट इनफ कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रेट्स दैट आर पोज बाय द ग्लोबल वार्मिंग। तो कहीं ना कहीं पे नाजरीन हमें डिफरेंट मज़ीद फ्रेमवर्क्स की कमी महसूस होती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की कमी महसूस होती है, जहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी could have more interaction, a permanent engagement kind of thing on reversing global warming. और लास्ट नाजरीन एक और बड़ा जो चैलेंज है वाई द वर्ल्ड इज़ फेलिंग, इट इज़ लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स इन डेवलपिंग एनर्जीज दैट आर रिलेटिवली क्लीनर। नाज़रीन हम देखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के नतीजे में जब रशियन ऑयल एंड गैस सप्लाईज लिमिट होती है यूरोप में, तो यूरोप बजाय अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करने के टू डेवलप अ क्लीन एनर्जी, टू हैव अ शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, they spend their resources on buying short-term gas and oil resources from Middle East and Central Asia and other sources. So नाज़रीन हमें उतनी कमिटमेंट जितनी हमें यूक्रेन की सपोर्ट पे नज़र आती है इन रशिया यूक्रेन वॉर, वो फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो वेस्ट एक नॉन एसेंशियल फीचर्स के ऊपर लगा रहा होता है, वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हमें क्लीन एनर्जी पे नज़र नहीं आती। लेकिन हमने देखा कोविड-19 आया और उसके नतीजे में हमने मेजर ग्लोबल शिफ्ट देखा टुवर्ड डेवलपिंग अ वैक्सीन, एक ग्लोबल वैक्सीन रेस डेवलप हुई विच हेल्प्ड द वर्ल्ड ग्रेजुअली कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। सिमिलर वॉर फुटिंग एफर्ट्स आर नीडेड नाज़रीन, जिससे आप क्लाइमेट जो डिज़ास्टर्स हैं उनको भी काउंटर कर सकें, उसकी साइंस को भी डेवलप कर सकें, उसके भी वेज एंड मीन्स डेवलप कर सकें, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें, ताकि हमारी रिलायंस ऑन द ओल्ड पोल्यूटेंट जो एनर्जी है, जो उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उतनी ज़्यादा कम से कम हो सके। टू मेक द क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल, चीपर एंड अवेलेबल एट द कमर्शियल लेवल्स, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन टू दैट एज वेल, जो कि हमें नज़र नहीं आता ज़्यादा। तो नाज़रीन ये सारी क्लाइमेट की डिबेट थी। अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ नाज़रीन। अगर हम कंक्लूड करें सारी डिबेट को नाज़रीन, तो हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग इज़ ट्रूली द most significant existential threat faced by the planet. However, because this threat is gradually rising and therefore it is not seems to be imminent by many political thinkers, political activists, political leaders who are involved in short-sighted, short-term policies that suit their political interests, and therefore it actually deviates them from the long-term goal of saving this planet, saving our generations, and we can do that only by taking steps today that will reverse the global warming. So कहीं ना कहीं पे नाज़रीन इसकी बुनियादी reason why the world is failing is political and less about technological or economic means. Thank you so much नाज़रीन for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.